धुरंधर फिल्म में बड़े साहब कौन है? ये आखिर बड़े साहब कौन है? धुरंधर 2 में बड़े साहब कौन है? कौन है वो बड़ा साहब? आखिर बड़े साहब कौन है? बड़े साहब कौन है, इसका जवाब अब मिल गया। प्लीज वेलकम बड़े साहब दानिश इकबाल। आपने कहा ओवरनाइट, तो ओवरनाइट नहीं नीति से ज़्यादा और कौन जान सकता है कि कितना समय लगा है मुझे, कितना काम इसमें लगा है, कितनी एक्टिंग आती है जो मैंने काम किया है। लोग उसे सराह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ओवरवेलमिंग है एक तरह से। फिर जब सब कुछ पूरा कॉस्मॉस, जब आपको सारी चीज़ें अलाइंड हो जाती हैं, मेरे बुज़ुर्गों की दुआ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, और वो सारी चीज़ें सब हो गई, तो रिज़ल्ट सामने आ गया। मुझको सेलेक्ट किया मुकेश छाबड़ा जी ने। उनकी कास्टिंग एजेंसी काफ़ी फेमस है। वो चाहते थे कि ऑडियंस को वो सरप्राइज़ दें। उसके लिए वो एक ऐसा चेहरा और एक ऐसा कलाकार ढूंढ रहे थे जो इस जिम्मेदारी को निभा पाए। मुझे दाऊद के बारे में पता था, क्योंकि जब स्क्रिप्ट मिली तो कैरेक्टर का नाम, और मेरी जब इनिशियल बातचीत हुई तो दाऊद इब्राहिम। पूरी फिल्म बनी और जब आपने वो फिल्म देखी तो आपका क्या रिएक्शन था, कैसा लगा? मैं भूल गया कि मैं इसका हिस्सा हूँ। मुझे लगता है कि ये हिंदी सिनेमा के अच्छे दिन चल गए धुरंधर के चलते। हाँ। मैं क्या करूं, मतलब किससे जाए कहूं, मैंने बड़े साहब किया, मुझे टिकट दे दो। बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीजें बैलेंस्ड है मूवी में। अच्छा, ऐसे नहीं फ्लूक लगता है चीजें। हाँ। जो पसंद आती हैं, हाँ। अब जो चीजें पसंद आती हैं लोगों को, हाँ। वो तुक्के में नहीं पसंद आती हैं। जब आप मेकअप करा के पहली बार अपनी यूनिट के सामने आए, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, इन सब ने आपको देखा तो क्या कहा? सब हतप्रभ थे, सब कुछ झटका लगा कि ये कौन आ गया है। मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि मैं मैदान में डटा रहा, खेलता रहा, चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे कितनी भी बारिश हो। You can love me, you can hate me, but you cannot ignore me। यही बात अगर धुरंधर के लिए कही जाए तो गलत नहीं होगा। नमस्कार, पॉडकास्ट विद आरजे नीति में स्वागत है आप सभी का। और धुरंधर कई मायनों में स्पेशल है, क्योंकि जिन्हें इनका क्रिटिसिज्म भी करना है ना, वो भी फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख कर आ रहे हैं। और ये इसलिए बहुत स्पेशल है कि इसने कई सालों का मल्टीप्लेक्सेस का और सिनेमा घरों का सूखा खत्म किया है, और इसका हर एक किरदार बहुत स्पेशल है। और उन्हीं किरदारों में एक बहुत ही स्पेशल किरदार बड़े साहब, जिनकी बड़े दिनों से तलाश थी, आज वो यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है दानिश आपका। थैंक यू सो मच, मुझे आपने बुलाया और आपसे मिलने का मेरा बड़ा मन था, और इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो गई। थैंक यू सो मच। अब जब आप पिछली बार आए थे तब भी आप बहुत अच्छा कर रहे थे, महारानी, द हंट जैसी सीरीज में नजर आ चुके थे, लेकिन अब तो रातों रात आप स्टार हो गए। तो कैसा लग रहा है ये स्टारडम? हर जगह आपके इंटरव्यूज हर रोज हम देख रहे हैं, सारे न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल्स में, रेडियो चैनल्स में, हर जगह छाए हुए हैं आप, बड़े साहब। आप कह रही हैं तो मैं आपको कैसे ये कह सकता हूँ कि नहीं आप झूठ कह रही हैं, तो मैं, लेकिन देखिए स्टार वगैरह तो क्या मैं बनूंगा। हाँ, जितनी एक्टिंग आती है जो मैंने काम किया है, लोग उसे सराह रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक बहुत ही ओवरवेलमिंग है एक तरह से। आभारी हूँ मैं सबके प्रेम का, उनकी प्रशंसा का। बिलीव कर पाना अभी भी थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन आपने कहा ओवरनाइट, तो ओवरनाइट नहीं नीति से ज़्यादा और कौन जान सकता है कि कितना समय लगा है मुझे, कितना काम इसमें लगा है। लेकिन कभी कभी होता है ना कि आप बहुत दिनों से एक जगह पे मारते रहते हैं। शायद 100वां जो हिट होता है वहाँ पे वो कहीं ना कहीं से तो फूटता है ना। जैसे पानी की एक ड्रॉप होती है, पड़ती रहती, तो पत्थर पे भी छेद हो जाता है। तो इसलिए मैं निरंतर काम करता रहा, अपनी कला से मैं अपने आप को ढूंढता रहा, अपने अभिनय को और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। फिर जब सब कुछ पूरा कॉस्मॉस, जब आपको सारी चीज़ें अलाइंड हो जाती हैं, मेरे बुज़ुर्गों की दुआ, मेरे गुरुओं का आशीर्वाद, और वो सारी चीज़ें सब हो गई, तो
रिजल्ट सामने आ गया। आज तो आप बहुत अच्छे भी लग रहे हैं, बिल्कुल डॉन वाले लुक में। अरे। बड़ा मजा आ रहा है आपको ऐसे देखकर। आपसे मिलना था इसलिए मैंने कहा आज कुछ भी Special। पहना जा सकता क्या है, बात है, आपको thank तो सभी you कुछ so अच्छा much। लगे। अच्छा ये बताइए कि आपको किसने स्पॉट किया इस बड़े साहब के कैरेक्टर के लिए, या आदित्य धर ने आपके किसी और सीरीज में या कहीं पर, और क्या देखा आप में कि आपको इस रोल के लिए सिलेक्ट किया? एक्चुअली मुझको सेलेक्ट किया मुकेश छाबड़ा जी ने। उनकी कास्टिंग एजेंसी काफ़ी फेमस है और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं। मैं सच में उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। तो जब मुकेश आपको किसी कैरेक्टर के लिए, रोल के लिए अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो काफ़ी सोच विचार के करते हैं, ऐसे रैंडमली किसी को फ़ोन नहीं करते हैं। और जाहिर सी बात है उन्होंने मेरी चीज़ों को आदित्य सर को दिखाया होगा, तो आदित्य सर और मुकेश सर का मिला जुला ये फैसला होगा कि दानिश से ये रोल करवाते हैं। लेकिन वो बात कभी मुझ तक नहीं पहुंची कि उन्होंने क्या मुझ में देखा, हाँ क्या ख़ास चीज़ देखी जिसकी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे उन्होंने दी। हालांकि मुकेश छाबड़ा जी ने कहीं एक इंटरव्यू में इसका जिक्र भी किया कि वो चाहते थे कि ऑडियंस को वो सरप्राइज़ दें। अच्छा। हाँ, उसके लिए वो एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा कलाकार ढूंढ रहे थे जो इस जिम्मेदारी को निभा पाए। तो उन्होंने कहीं मेरे बारे में बड़े सारे कयास लगाए जा रहे थे भाई, क्योंकि जब से धुरंधर 1 रिलीज हुई थी तब से तलाश शुरू हो गई थी कि बड़े साहब कौन है। जैसे होता था ना कि कटप्पा ने क्यों मारा, उस तरह से एक ऑनलाइन एक पूरी डिबेट चल रही थी कि कौन हो सकते हैं ये बड़े साहब। जी। मैंने सुना है आपको खुद नहीं पता था कि आप ही बड़े साहब हैं? मुझे दाऊद के बारे में पता था, क्योंकि जब स्क्रिप्ट मिली तो कैरेक्टर का नाम, और मेरी जब इनिशियल बातचीत हुई तो दाऊद इब्राहिम, लेकिन कहानी में वो इस तरीके से इंटरवोवन है, उसका ये नाम भी है। ये सारी चीज़ें बहुत बाद में पता चली। हालांकि उससे कुछ लेना देना नहीं है, और लोगों ने इस बात को पता नहीं क्यों इतना अहमियत दे रहे हैं। नहीं, वो बड़ा अच्छा सा सीन है जब वो एंटर कर है, रहे हैं, और जिस तरह से बिल्ड अप किया गया है आपका कैरेक्टर। जी नहीं, ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे पता था कि नहीं पता था। हाँ। मगर बड़े साहब मैं कर रहा हूँ और वो इतना लोग पसंद कर रहे हैं मेरे द्वारा किए गए को, ये ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, जब आप लोग शूट करते हैं तो सबने अपना अपना पार्ट किया, और जब पूरी फिल्म बनी और जब आपने वो फिल्म देखी तो आपका क्या रिएक्शन था, कैसा लगा आपको? मैं भूल गया कि मैं इसका हिस्सा हूँ। अच्छा। मैंने पहली मर्तबा इसको मुंबई में देखा था, जब पूरे कास्ट और क्रू के साथ स्क्रीनिंग रखी गई थी। तो जब मैं इसको देख रहा था फिल्म को, तो आई वॉज लाइक एकदम हतप्रभ था। राइट। क्योंकि ऐसा सिनेमा ना मेरी एज एन ऑडियंस मैं पसंद करता हूँ देखना, जो लार्जर देन लाइफ हो, और थोड़ा रियलिज्म भी है उसमें, एक फैंटेसी भी है, और इतना फिनिश है काम में, मजा आता है कि उसको देख के आप भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए कि आप कहाँ हैं। राइट। नीति, वो आपने हॉल में देखी है? मैंने हॉल में देखी है, हाँ, दोनों। एक सवाल मैं आपसे पूछूं? हाँ। जब फिल्म चल रही थी तो कितने लोगों को आपने फोन स्क्रॉल करते हुए नहीं, ये बिल्कुल साइलेंट, सब हर कोई था, और बस पूरी तरह से चेयर के आगे बैठकर और बस देख रहे थे हम लोग। बहुत मजा आ रहा था। मैंने सालों बाद ये हॉल में कोई मूवी एंजॉय करके देखी है। हाँ। और सबको। हाँ। और जब इंटरवल हुआ तो ज्यादातर लोग बैठे ही रहे। हाँ। कोई फैमिली में से एक कोई गया बाहर पॉपकॉर्न या कुछ लेने के लिए, यू नो, दे डोंट वांट टू मिस। कि अब नेक्स्ट शुरू हो जाए, एड वैड नहीं देखना भाई, क्या नेक्स्ट है। तो वो जो एक्साइटमेंट था ना, हाँ। ये बहुत कमाल का है। तो वो फिल्म देख के मेरे अंदर भी वही एक्साइटमेंट था। हाँ। कि कहीं ना कहीं हम लोग भी तो ऑडियंस ही है ना। राइट। लेकिन वो अलग बात है, जब आपका सीन आता है तो आप थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। कैसा लगा आपको अपना सीन, अपना काम देखकर? मैं तो यही देख रहा था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो मैंने देखा नहीं, मैंने 2 दिन, दूसरे दिन या तीसरे दिन देखा था। तो तब तक चर्चा होने लग गई थी, तो मुझे यही था कि इतनी चर्चा जो हो रही है देखे है क्या, यू नो, क्रिटिकल होके देखूंगा अपने आप को खुद ही कि क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। तो मैं देख रहा था, तो मैं थोड़ी देर के लिए देखते देखते फिर मैं भूल गया था कि ये रोल मैंने ही किया है। अच्छा, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। हाँ, मतलब क्योंकि खो जाए इंसान, खो गया, और क्योंकि वो क्या बोल रहा है सीन में और कहानी में इम्पोर्टेंट है ना वो सीन उस तरीके से। सो आई डोंट वांटेड टू मिस।
किया शूट मैंने, लेकिन 2 साल हो गए थे शूट किए हुए। अच्छा, 2 साल पहले किया था आपने? हाँ, 2024 में ये अच्छा, शूट हुआ था थाईलैंड में, ये पूरा ओके, मेरा सीक्वेंस। अच्छा फिर मुंबई में भी कुछ शूट हुआ था, अच्छा लेकिन ज़्यादा चंक तो थाईलैंड में ही शूट हुआ था। अच्छा। सो पता नहीं अपने मुंह से कहते हुए कैसे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं कहिए, अब आपका दिन है, आपके अच्छे दिन चल रहे हैं, तो बिल्कुल कहिए कैसा लग रहा था फिर वो मुझे फीलिंग? लगता है कि ये हिंदी सिनेमा के अच्छे दिन चल गए धुरंधर के चलते। Exactly, हाँ। और धुरंधर में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी मेहनत कामयाब हो गई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि जो जिस लेवल पे आदित्य सर ने मेहनत की, उनकी पूरी टीम ने, B62, ज्योति जी जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, और आलोक सर जो प्रोड्यूसर, मतलब सब स्पॉट से लेके हायर अब तक हर आदमी ने बहुत मेहनत करी इनफैक्ट इसमें। वो क्रेज पैदा हो गया फिर से सिनेमा घर जाकर मूवी देखना, जो खत्म सा हो गया था पिछले 6-7 सालों में आफ्टर कोविड। हम जाना ही नहीं चाहते थे, बस OTT तक सिमट मतलब हम लोग वेट कर लेते थे। हाँ। हम लोग एक महीना जाएगी, वेट कर हाँ, लेंगे। एक महीने जैसे में 4 आ हफ्ते जाएगी, का कुछ हाँ। ब्रैकेट है या 6 हफ्ते का अभी कुछ तो है। ये हो रहा था, तुमने धुरंधर देखी? अरे नहीं देखी, अरे मैं तो कल जा रहा हूँ, मैं परसों जा रहा हूँ, जिसको जब टिकट मिल रही है। 2-3 बार देख रहे हैं लोग। हाँ, भाई right, मैंने भी बार। कल देखी दूसरी बार। अच्छा। मेरे परिवार ने नहीं देखी थी, मैं ट्रैवल कर रहा था इधर उधर। अच्छा। तो कल मुझे मौका मिला उन्हें दिखाने का, तो भला हो मेरे दोस्त अजय का, जिनके जरिए से मैं देख पाया इस फिल्म को, नहीं तो मुझे भी टिकट नहीं मिल रही। अच्छा, बड़े साहब को धुरंधर की टिकट नहीं मिली, ये सबसे मैं क्या करूं, अजीब है। मतलब किससे जाए कहूं, मैंने बड़े साहब किया, मुझे टिकट दे दो। कहना चाहिए, इनफैक्ट आपको कहना चाहिए। अरे भाई अब नहीं तो हाँ, वैसे कि मैं आपको जो कोई पर्सनली मानेगा जानती भी हूँ, नहीं, क्रेडिट लेने के आपके हाँ, लुक भी कोई नहीं मैच मानेगा कर रहा भी है। नहीं। हाँ, तो खैर, हाँ। तो कल मैंने देखी, दोबारा देखी, मुझको ऐसा लगा मैं पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा, वही और फ्रेश वो हाँ वो आप खो जाते हैं ना हो उसमें, जाते हैं। हाँ, बात ये होती है। लार्जर देन लाइफ, जी। और बड़ा मजा आता है हाँ, देख करके। और तीसरी बार भी देखने की मेरी इच्छा है, अब देखिए कब जाता हूँ। चलिए हम लोग बुक कराते हैं, विद फैमिली चलते हैं सब जी। लोग। तो जैसे आपकी फिल्म फैमिली को कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। और मतलब मैं हूँ उसमें इसलिए नहीं, उन्होंने हर एक के काम की तारीफ करी। हाँ हाँ, और वहीं पर मैं भी आ रही हूँ कि इस फिल्म में हर एक किरदार ने ना बड़ा स्पेशल तरीके से अपने किरदार को निभाया है। और चाहे आप गौरव गेरा को कहें, आप अतीक अहमद को कहें, आप शरीफ साहब को कहें, जो एक बार को तो लोग फोन उठाकर गूगल कर रहे थे कि क्या उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ के और फिल्में ज्वाइन कर ली हैं, या अतीक अहमद फिर से जिंदा होकर वापस आ गए। मतलब ये लोग इतना ज्यादा आतिफ अहमद नाम है उस कैरेक्टर का। हाँ, तो लोग लेकिन सर्च कर रहे थे कि क्या इज ही अलाइव, और फिल्मों में आ गए हैं। इतना अच्छा रिजेम्बलेंस और सब सारे कैरेक्टर का जिस तरह से मैच किया गया है हर एक किरदार। आपका फेवरेट किरदार कौन है पिक्चर देखने में? किसको देख के आपको बड़ा मजा आया? मुझे सबको देख के बहुत मजा आया है ना? कल जब मैं दोबारा देख रहा था तो मुझे सबको देख के बहुत मजा आया। खास तौर से अगर आप कहें तो मैं हमजा रणवीर सिंह को तो छोड़ देता हूँ, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करता, वो तो क्योंकि वो अलग लेवल डिस्कस करना ही बेकार है, क्योंकि उन्होंने जो किया है और इतनी चीजें उन्होंने कर डाली कि किस किस चीज की बात जी लिया कीजिएगा। है पूरी तरह से वो मतलब मैन ऑफ द मैच को हटा छोड़ देते। उसके बाद बताइए। उसके बाद मतलब देखिए तो आप क्या तो संजय दत्त साहब ने काम किया, क्या तो उनकी एंट्री, अर्जुन रामपाल जी ने काम किया, राकेश जी ने, गौरव ने, और आप राकेश बेदी जी ने, सब ने, मतलब उनका वो लास्ट वाला सरप्राइज बहुत अच्छा था, बड़ा मजा आया। बताएंगे नहीं। हाँ, बताएंगे नहीं, अभी बस मैंने कहा कि वो बहुत हाँ, अच्छा था। मेरी फ्रेंड बगल में थी, उनको पता था, बट उन्होंने मुझे एंड तक नहीं बताया कि ये है सरप्राइज। जब मैं पहली बार देख रहा था, लोग हॉल से उठने लगे थे, और फिर जब उन्होंने अपना मोबाइल दिखाया, एक और बार आप यंग अभी रुको ना मेरे बगल में जब वो नहीं बताते। राकेश जी मेरे बगल में बैठे थे, फिल्म देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे जब पहली बार, राकेश जी इधर बैठे थे, मैं इधर बैठा था, मैं देख रहा था, फिल्म खत्म हो गई लगभग। हाँ। मैंने उनसे कहा सर वाला सीन क्या हुआ है, इतना टाइम लगा था उसको शूट करने में। अच्छा। और मैं बताऊं काफी पैसे खर्च हुए थे उस सीन पे। अच्छा। आप देखिए उसमें मतलब बहुत आलीशान सब कुछ है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, बहुत कुछ उसमें समय लगा था, और बहुत चैलेंजिंग वे में उसको शूट भी किया गया था। हमने इतना मेहनत किया, आदित्य सर ने उसको एडिट ही कर दिया उसमें, तो हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा सर वो सीन क्या हुआ, तो बैठो देखो अभी देखो।
मैंने कहा, अच्छा देखते, वो भी सस्पेंस क्रिएट किए हुए हैं। अच्छा, उन्हें पता था? उनको पता, वो एक दिन पहले देख चुके थे। देखो 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 अभी देखो, वो जहान में देकर बता देंगे, इसका मजा खत्म हो हाँ, जाएगा। एक्चुअली किसी को बताना नहीं चाहिए, हाँ, उसका मजा ही चला मगर जाएगा। जब वो आया और जिस पॉइंट पे आया, बाप रे बाप, अमेजिंग, स्क्रीन अमेजिंग। प्ले तो नेक्स्ट लेवल का है। हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीजें बैलेंस्ड है मूवी में। अच्छा, ऐसे नहीं फ्लूक लगता है, चीजें जो पसंद आती हैं, हाँ, अब जो चीजें पसंद आती हैं लोगों को, हाँ, वो तुक्के में नहीं पसंद आती हैं। एग्जैक्टली। उसमें सच में कुछ कुछ होता होना है, चाहिए वो, और तभी हर वो किसी पसंद को आती है। डायरेक्ट हिट करती है हाँ, हार्ट पे, तो हाँ। वो तभी आप तो इसमें सारे डिपार्टमेंट में टिक मार्क है कि कोई एक चीज भी आप कम ऐसा नहीं नहीं कह है। सकते कि मैं आर्ट डायरेक्शन देख रहा, जो दोबारा देख रहा था ना, मैं बारीकी देखना शुरू की। मैं देख रहा हूँ पीछे एक ठेला खड़ा है, एक फाइट सीक्वेंस में पीछे एक ठेला खड़ा है, उस ठेले की मैं बारीकी से देख रहा था, वो जो पीक डिटेलिंग वाली बात, उस ठेले की लकड़ियों पे जो कलर हो रखा है, और जो उसमें पीछे जो दीवारों पे पोस्टर्स लगे हुए हैं, आप लोग तो रनिंग शॉट है, मारते मुरते जा रहे हैं, दीवार दिखाई दे अच्छा, रही है। उतनी डिटेलिंग मैं वो देख रहा था, हमने देखे कहाँ का तक गए, उसमें जो पोस्टर लगे हुए हैं, आधे फटे हैं, पुराने लगे, एजिंग की जाती है चीजों को। फिर जगह जगह पे जैसे काई निकल आती है ना, काई जम जाती है, आप दीवार में से पेड़ निकलना शुरू हो जाते मेंटेनेंस हैं। नहीं हुई। हाँ, तो उस पेड़ में वो लास्ट वाला जो क्लाइमेक्स में फाइट होती है, उस पेड़ में से 2-4 वो चांद और हरे रंग के झंडे वाले जो पर्चियां होती हैं, झालरें, ताकि वो 2-4 पाकिस्तान टंगी का हुई हैं, लुक आए। और एक रनिंग शॉट में आपको एक शबात दिखाई देती है उसकी, मगर वो पूरी इमेज आपको बिलीव कराती है कि ये कराची का वो जगह है जहाँ। कहीं से भी नहीं लगा कि ये वो जगह नहीं है। तो अगर इतनी बारीकी से आर्ट डिपार्टमेंट ने काम किया, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में आप देखो, मैं तो देख रहा था, कपड़े ही सबके देखता रह गया। और ये नहीं है कि हीरो है तो बस वही ऐसा पहनेगा, बाकी सबको कुछ भी पहना दे, कुर्ता पजामा, ऐसा कुछ नहीं है। हर आदमी को बहुत तवज्जो देके, बहुत ध्यान देके उसके कपड़े को और उसकी ज्वेलरीज को, उसके प्रॉपर्टीज को, वो क्या लेगा, कैसे चले, क्या करेगा, सब कुछ उन्होंने बहुत ही वैसे आप किया। पे भी बहुत डिटेलिंग की गई है, स्पेशली मेकअप में। और मैंने सुना है कि वो मेकअप वाला टफेस्ट पार्ट था, क्योंकि एक्टिंग में तो आप माहिर हैं, इतने दिनों से थिएटर कर रहे हैं, पिछले 30 साल से आप एक्टिंग कर रहे हैं। देखिए, माहिर वाहिर कुछ नहीं है, जब तक तुक्का लग रहा है, जिस दिन नहीं लगे उस दिन पोल खुल जाएगी। माहिर कौन हो सकता है, करते करते आप और इसमें निखरते चले जाते हैं। अगर आप कांस्टेंट कुछ खोज रहे हैं ना कि ये किरदार है, इसको कैसे करना है, क्या करना है, तो आप जितना आप नीचे डाइव करेंगे उतना मोती आपके हाथ में लगता चला जाता है। अगर आप सरफेस पे ही तैरते रह जाइएगा तो फिर आपकी शैलो एक्टिंग में भी वो लगने तो अभी ऐसा लगता है कि अब मैंने शुरू किया है एक्टिंग करना, सही बता रहा हूँ आप। हाँ, तो अब थोड़ा मजा आता है करने अब में। वो मेकअप वाली बात की, 7-8 घंटे का मेकअप कैसे कराते थे आप लोग? हम लोग तो 1 घंटे के मेकअप पे परेशान हो जाते हैं कि आज शूट है और आज मेकअप होना है। हाँ, मैं थोड़ा सा मेकअप के मामले में थोड़ा इरिटेट भी होता हूँ। मुझे बहुत पसंद नहीं है मेकअप वेकअप करना, क्योंकि आप मेरे बागी प्रोजेक्ट्स देखिए, हाँ, तो पहले दिन मैं मेकअप कराता हूँ, उसके बाद जब दोस्ती हो जाती है अच्छा तो मैं कहता है इसको कम करो, इसको और कम करो, क्या सर लगा ही नहीं है, देखिए सिर्फ आपको पाउडर लगा रहा हूँ, बेस तो लगा ही नहीं है, वो दिखाता मुझको। मैंने कहा नहीं ठीक है भाई, क्योंकि वो फिर धीरे धीरे डायरेक्टर को भी आदत पड़ जाती है मेरा चेहरा से बगैर मेकअप के देखने की, तो कहते चलो ठीक है, सही लग रहा है। तो एनीवे, क्योंकि वो क्या आपने पहला शॉट दिया तो सब लगा हुआ, उसके बाद पसीना आते आते वो जरूरत ही क्या है मेकअप की। इसमें प्रोस्थेटिक की जरूरत थी क्योंकि वो कैरेक्टर की एज दिखानी थी, सब कुछ था। हाँ। तो जैसा आपने कहा ना कि 7-8 घंटे बैठने से कैसा लगता था, तो वो हम लोग बीच में 2 घंटे बैठे, फिर ब्रेक ले ली, फिर मान लीजिए कहीं ईचिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है तो एक छोटी सी वॉक कर ली। अच्छा। तो प्रीति जो हमारी मेकअप आर्टिस्ट थी, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही हाई लेवल का उनका प्रोफेशनलिज्म है, काफ़ी पढ़ी लिखी महिला है वो, और उनकी पूरी टीम बिंदास, बहुत मज़ेदार लोग हैं। अच्छा। इतना समय उनके साथ रहते थे ना, तो लगता था कि सब परिवार का ही जैसा हिस्सा है पूरा। हाँ, वो कभी म्यूजिक लगा दें, तो शुरू में पहले दिन तो उन्होंने ढिंचाक टाइप का म्यूजिक लगा दिया और हम बैठ गए। हमारे शुरू में तो आप खुलते नहीं है ना, नहीं चलो ठीक है जो लगा रहे हैं लगाने दो म्यूजिक। लेकिन जब धीरे धीरे हमारी दोस्ती बढ़ी और उनको लगा कि मुझे बहुत पसंद नहीं आ रहा म्यूजिक, तो कह रहे सर आप कुछ सुनना चाहते हैं? अच्छा। मैंने कहा यार कोई गज़ल वज़ल लगा दो। अच्छा। तो फिर गालिब की गज़लें लगती थी और एल्बम्स लगते थे जगजीत सिंह के, फिर कभी जैज़ सुनने लगते थे हम लोग। तो
ऐसे करके वक्त निकालते थे और लंबी लंबी सिटिंग होती थी. नाउ आई फील प्राउड ऑफ द एंटायर टीम जो रिजल्ट निकल के आया है. अच्छा, जब आप मेकअप करा के पहली बार अपनी यूनिट के सामने आए, रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, इन सब ने आपको देखा तो क्या कहा? सब हतप्रभ थे, सब कुछ झटका लगा कि ये कौन आ गया है, कोई बीमार कमरे में घुस गया है. लेकिन हाँ, वो स्प्लिट ऑफ अ सेकेंड में चीजें होती हैं. अरे ये तो आओ आओ आओ, लेकिन सब ऐसे थोड़ा सा पीछे हुए. अच्छा, यू नो, आप झटका लगा मेरी सबको. स्किन देखिए आप उसमें. हाँ हाँ, है ना, हाँ. यहाँ तक हाथों में Rashes हुआ, और इस तरह दिख रहा है. हाँ. पूरे हाथ नहीं, वो प्रोस्थेटिक है. अच्छा. और सीने में यहाँ तक हुआ है पूरा, आगे भी पीछे भी. क्योंकि वो गाउन पहना है मैंने, तो गाउन की डीप नेक होगी. हाँ हाँ हाँ, पता नहीं कहाँ तक दिखे, कहाँ तक ना दिखे. अच्छा. तो अभी भी सोचता हूँ ना, गर्दन मुश्किल रहा होगा. सो इट वाज टायरिंग टू सिट सो लॉन्ग, बट पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर जॉब. अच्छा, जब मूवी रिलीज हो गई तो आपके जो को स्टार्स हैं, किसी ने आपको कॉल करके कहा कि भाई तुमने काम अच्छा किया है, इस तरह की अप्रिसिएशन आपकी टीम से, एक्टर्स से, किसी से आई या अभी बाकी है? बहुत सारे लोग. अच्छा. उनकी तरफ से आई जिनको मैं बहुत इज्जत देता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, जो जिनको मैं लुक अपॉन करता हूँ. जैसे? अरे आई है. अच्छा. ये राज इंडस्ट्री के रखना सीनियर चाहते हैं. एक्टर्स हैं. अच्छा. और उन्होंने मुझे तो मतलब उनका बड़कपन है कि उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा है. अच्छा. वाह. और कुछ ने मुझे कॉल भी किया है. कॉल करके उन्होंने जब बताया तो मैं सुन रहा था, उनको यकीन ही नहीं कर रहा था कि ये मुझे कॉल पे इस तरह से प्रशंसा कर रहे हैं. और एक ने तो 2 बार देखी. अच्छा. और कहने लगे मैं दोबारा गया देखने के लिए कि पहली बार में मुझसे कोई धोखा तो नहीं हो गया, लेकिन दोबारा देखा तो मुझको और फक्र हुआ तुम्हारे ऊपर. मैंने कहा अरे यार ये बहुत बड़ी बातें हैं, मतलब ये बातें एक एक्टर के लिए ना, सीनियर लोगों के लिए बहुत आए. सीनियर लोग. हाँ. अच्छा, अपनी इस जर्नी का और इस मूवी को करने का आप क्रेडिट किस किस को देना चाहेंगे? कोई एक व्यक्ति नहीं है. हाँ, आप ले सकते हैं ना. हाँ, मतलब मैं अपने आप को तो क्रेडिट बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा क्रेडिट सिर्फ इतना है कि मैं मैदान में डटा रहा, खेलता रहा, चाहे कितनी भी धूप हो, चाहे कितनी भी बारिश हो. बस इतना सा है मेरा योगदान. सबसे पहले तो मेरे माँ बाप को जाता है, जिन्होंने मेरी माँ अतिया निशात खान, वो इतना बड़ा रिस्क लेना कि अपने इकलौते बेटे को इस फील्ड के लिए अलाउ करना. कंजर्वेटिव फैमिली, खानदान कंजर्वेटिव था. मेरी माँ या मेरे फादर इकबाल अहमद, हाँ, वो कभी कंजर्वेटिव वो नहीं थे. उनको पूरी छूट थी, करो जो करना है. तो उनको जाता है. फिर मेरे टीचर्स जो हैं, जिन्होंने मुझे पढ़ाया, NSD में जिन्होंने मुझे तालीम दी, उन सभी को जाता है. अनुराधा कपूर जी हैं, अंकुर जी हैं, और बजाज साहब हैं, और इंग्लैंड में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मेरे बहुत ही फेवरेट टीचर हैं रॉब क्लेयर, और वो अभी भी मेरे साथ कनेक्ट में रहते हैं. अच्छा. जब भी मैं शेक्सपियर के प्लेज, या मैं शेक्सपियर का एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिसर्च किया उस पे किया है, और मैं उसका डायरेक्टर, मतलब 4-5 प्रोडक्शंस भी किए हैं, और शेक्सपियर का एक तरह से एक्सपर्ट कह सकती हूँ. मैं अपने आप को मानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ, एनीवे शेक्सपियर में मैंने एक्सपर्टीज़ की है. तो रॉब क्लेयर को मैं बहुत मानता हूँ. उन्होंने मुझे, मैं चार्ल्स वॉलेस ट्रस्ट को मानता हूँ, जिन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी, जिसकी वजह से मैं इंग्लैंड गया, पढ़ के आया. इन सब चीज़ों के होते हुए फिर उसके बाद, मतलब बहुत से ऐसे होते हैं ना आपके जीवन में लोग, जिन्होंने आपको सलाह दी, जब आप मायूस थे तो आपको हिम्मत दी. मेरे एक बड़े भाई और गुरु की तरह हैं. उनको हम नायक भैया कहते हैं, लेकिन उनका ऑफिशियल नाम है श्री ऋषि महाराज. तो मतलब मेरा परिवार, मतलब कितनों का नाम लूँगा मैं. बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं कह सकते कोई एक ही व्यक्ति हो. और वो एनर्जी है ना, वो उस एनर्जी का कोई भी नाम हो सकता है. और इलाहाबाद की पूरी आबो हवा, हाँ. वो मिट्टी जहाँ से मैं पैदा हुआ और जिसने मुझे बनाया इस लायक, आप भी. थैंक यू. मैं तो क्या ही कर पाऊंगी. नहीं लेकिन अच्छा, आप ना, अरे हाँ, एक मेरे बताऊं आपको. हाँ.
उनका नाम भी लेना बहुत जरूरी है। वो मेरे सीनियर भी हैं, एनएसडी से हैं, एनएसडी से, और वो रेडियो से भी हैं। गोल्ड मेडलिस्ट है एनएसडी के। गोल्ड मेडलिस्ट हैं। एनएसडी का गोल्ड मेडलिस्ट बहुत कम लोग हुए हैं, लेकिन वो एक है। हाँ। उनका नाम है विजय दीपक चिब्बर। क्या बात है। वो कैसी ट्रेनिंग देते हैं? वो टास्क दे के ट्रेनिंग देते हैं। आपको ही नहीं बताएंगे आपकी ट्रेनिंग चल रही है। हाँ। और आपको डाल देंगे भंवर के बीच में, जाओ। और उसके बाद अगर तुम वहां से होके निकल गए तो तुम बन गए, और कमांडो अगर ट्रेनिंग। डूब गए तो फिर दोबारा जाओ। ऐसा उन्होंने सिखाया। उनका बड़ा मजेदार था। मतलब मैं उनका नाम मैं अभी कैसे भूल सकता हूँ। राइट। और शायद यही वजह है कि कम लोगों को पता है कि बड़े साहब आरजे भी रह चुके हैं और एफएम गोल्ड में काफी सारे शोज किए हैं, और आपको ट्रेनिंग छिब्बर सर से ही मिली है। हाँ, मैंने एफएम गोल्ड के लिए बहुत साल काम किया। उससे पहले मैं अप्रूव्ड वॉइस आर्टिस्ट था ड्रामा में। लेकिन मुझको इलाहाबाद आकाशवाणी ने फेल कर दिया था। पता है आपको ये बात? तेजिंदर मैम। नहीं, वो तेजिंदर वाशनी जी थी या कौन? मैं वहां जब भी अपीयर होता था फेल हो जाता था। उससे पहले भी कोई रहा होगा। हाँ। लेकिन तेजिंदर मैम के साथ हम लोगों ने एक आध बार वो नौटंकियां तो खूब की हैं, जिसमें वो बुक करते थे आर्टिस्ट को बाहर से, और जगह जगह जाते थे। चित्रकूट के मेले में रामायण मेला लगता है वहाँ। तो मुझे वो बुक करती थी। और पता है हम पहचानते नहीं थे, मैं भी जाती थी वहां पे। वो जो डांसर्स वाला ग्रुप होता था ना, आए राम पधारे, वो वाले वो में सखियों वाले जो डांस होते थे, उसमें हम लोग भी करते थे। मैंने बहुत 2-3 साल गया मैं। हाँ, मैं भी जाती थी, क्योंकि नाहर सर भी वो म्यूजिक वाली टीम लेकर जाते थे, तो वो उसी में थे हम लोग। अच्छा। हाँ, मैंने उसमें कामदेव का रोल किया था एक बार। कैलाश गौतम के बेटे शैलेश राम बनते थे। अच्छा। एनीवे, मैं उसमें अभिलाष नारायण करके एक हैं, बहुत सीनियर एक्टर इलाहाबाद के। तो क्या हुआ, वो कोई ऋषि मुनि बने थे, वो तपस्या करके बैठे हुए थे, तब लगाए बैठे बहुत देर तक। सीन चल रहा है। मैं उनके पास जाता हूँ आशीर्वाद लेने के लिए, और वो तब आँख खोलते हैं। ठीक है, इंसिडेंट बता रहा हूँ। हाँ। शो चल रहा है, आँख खोलते हैं, आँख खोलने के बाद आशीर्वाद देने के लिए वो खड़े होते हैं। तो मैं वहीं उनके सामने से हाथ झुकाए बैठा हुआ हूँ कि अब प्रभु खड़े होंगे, आशीर्वाद देंगे। और अभिलाष भैया खड़े हुए और डगमगा गिरने लग गए। क्योंकि बहुत देर से बैठे थे। हाँ, पैर सुन हो गया, खड़े हो तो गए जोश में। फिर वो पैर जो सुनता वो गिरने वाले थे, और जैसे ही गिरने वाले मैंने उन्हें घुटने से पकड़ लिया। मैंने कहा प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए प्रभु। अरे वाह, सीन बच गया। अरे वो बच गया, एकदम इम्प्रोवाइजेशन था लास्ट में। अब विंग्स में सब लोग खड़े हुए मुझको देख रहे हैं कि अरे यार चलो इसमें बचा लिया, नहीं भैया भी गिर जाते। मतलब कैसा लगता है, ऋषि मुनि गिर गया था, हमसे मूर्छित हो गए। तभी वो याद आया। तो इस तरह की चीजें हैं। तो ये ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी आपको? कहाँ मिलेगी? दानिश, अभी आपकी एक सीरीज आ रही है संकल्प, नाना पाटेकर साहब के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो उस किरदार के बारे में भी बताइए। जी, वो प्रकाश झा प्रोडक्शंस की सीरीज है, Amazon MX प्लेयर पे है। प्रकाश जी ने उसे डायरेक्ट किया है, और दिशा जी जो हैं उनकी बेटी, ये इस प्रोजेक्ट से उन्होंने डेब्यू किया है एज ए प्रोड्यूसर। और इतना अच्छा उनका वर्क कल्चर प्रकाश जी का, आई मस्ट सल्यूट दैट मैन। उन्होंने बहुत इंस्पायर किया मुझे। इतना डेडिकेटेड हैं, अब अभी भी इतनी एनर्जी के साथ वो काम करते हैं कि आप मतलब प्रेरित हुए बिना रह ही नहीं सकते। और नाना जी के साथ काम करने का क्या, हाथ पैर कांप रहे थे जैसे सभी कांपते होंगे। और वो इलाहाबाद में ही शूट हुई है। अच्छा। बहुत हिस्सा उसका इलाहाबाद में शूट हुआ है। हाँ। अच्छा। इलाहाबाद, लखनऊ, कुछ शॉट्स दिल्ली के भी, कुछ सीन्स। एनीवे, तो हाँ, मैं घबराया हुआ था। हाँ। और उनके साथ जब सेट पे गया, पहला सीन जब शूट हुआ हमारा, तो मैं बहुत ही नर्वस था। और सुबह का सीन था, वो करीब 8 बजे का टाइम था। मुझे लगा आएंगे आराम से, स्टार हैं, मैं तो 8 बजे पहुँचूंगा। वो स्टार हैं, आराम से आएंगे, 10-11 बजे तक शूट होगा, तब तक मैं अपने आप को कंफर्टेबल कर लूँगा। मैं जैसे ही अंदर गया, देखा बैठे हुए हैं, वो तो सेट पे बैठे हुए हैं, अपना आसन वासन लगा के। माट साहब जो बैठे हुए हैं। हाँ। और प्रकाश सर 2 कैमरा लगा के खड़े, रेडी। अच्छा। 8 बजे 8 to 8 की शिफ्ट थी, तो 8 बजे का मतलब ये होता है कि रोल होते 9 तो बज ही जाते हैं, पर वो 8 बजे सब चीज लगा के एकदम डिसिप्लिन। भाई बहुत। हम गए, आइए चलिए। मतलब थोड़ा ईज होने का भी समय नहीं। चलिए। चलिए तो कह रहे थे, लेकिन जिस अंदाज में कह रहे थे, समय अगर गड़बड़ हुआ तो यहीं से कहेंगे उधर चलिए। इधर नहीं, आप उधर चलिए। तो हमने कहा जी सर। तो फिर एक्शन,
कुछ क्यों था तो मेरा आगे पीछे हो गया, कट, चल क्यों नहीं रहे आप, चलिए। जी, अब उनसे कैसे कहूं कि जो क्यों था मेरा वो बंदा चला नहीं, तो मैं कैसे चल दूं। तो लेकिन फिर मैंने उससे कहा भाई चल देना आपकी, जैसे वो एक्शन बोले तुम कुछ और मत सोचना। और वो और घबरा रहा है कि यहाँ से चल के नाना सर के पास जाना है, वहां जाके उनसे कहना है गुड मॉर्निंग, मतलब नमस्ते नमाट साहब, ऐसा कुछ है डायलॉग शुरू का। तो वो कहते आ मजुमदार, ऐसा कुछ है। तो उन्होंने एक्शन बोला, हम चल दिए। हमने कहा चलो, हमें कट हो गया। हमने सर कुछ आपस में बात की, हमने दोबारा नहीं होगा, दूसरा टेक तीसरा। तो उसने वहाँ पे जो उनके असिस्टेंट्स खड़े थे, नहीं सर हो गया, बस हो गया। एक ही टेक, कह लो हाँ। तो वो इतना क्लियर है ना, हाँ। कि अगर एक टेक में उनको जितना लगाना जितना नहीं, फालतू खींचते नहीं रहते कि बस 10 टेक लिए चले जा रहे हैं। वो फाइन ट्यूनिंग होती जो, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड आदमी है इस मामले में, सीनियर है, कितने सालों का अनुभव, तभी इस लेवल पे पहुंचे। अच्छा, आपका भी उसमें बड़ा अच्छा सा अच्छी लग रही है एक्टिंग की। हाँ, आप तो नाना जी ने फिर बने हैं और हाँ, बंगाली कैरेक्टर है ना। जी, फिर नाना जी ने उसके बाद बातचीत हुई तो इतने सीनियर आदमी है, आप काम करने के अंदाज से पता लगाते हैं कि अगला व्यक्ति की कैसा। उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कराया, फिर हमारे साथ रिहर्सल करने लगे। और एक डायरी थी उनके पास जिसमें वो अपने डायलॉग्स हाथ से लिखते हैं। अच्छा, हाथ से भाई, जब तक उन्हें याद नहीं हो जाता ना, अगर 10 बार लिखना हो, डायरी भरती चली जाए, हाथ से लिखते रहते हैं, तभी एक फ्लो में बोलते जाते हैं। अरे वो मतलब बहुत मेहनत करते हैं। और जब तक खुद नहीं संतुष्ट हो जाते तब तक वो जितना भी उन्हें टेक देना होगा या जो भी करना होगा, या मान लीजिए उनको फील नहीं हो रहा है कि ये चीज़ वैसी हुई है, तो वो करेंगे उसको उस तरीके से, कन्विंस नहीं हो जाते। तो फिर उसके बाद हमने कहा बहुत सही भाई, जब आपकी ओपनिंग हो जाए ना, क्या मैल्कम मार्शल के सामने, या आज के ज़माने में आप किसको कहिए, बुमराह की बॉल जब आप खेल लें, तो फिर उसके बाद तो कौन बॉलर आएगा। तो नाना जी के साथ मेरा सीन की शुरुआत हुई थी, तो उसके बाद फिर मजा ही आया। और कुछ कनिंग सा भी कैरेक्टर है ना। हाँ, बहुत ही श्रूड कैरेक्टर है। हाँ, कि वो क्या करेगा, किस करवट बैठेगा, पता नहीं चलेगा। आपके वो फेस के एक्सप्रेशंस देख के, इतने अच्छे एक्सप्रेशंस दे रहे हैं आप कि वो देख के पता चल रहा है। अरे बस। और एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपका, उसके बारे में भी बताइए। जी, खोसला का खोसला कॉमेडी फिल्म है ना। ये कॉमेडी जॉनर की फिल्म है। पहली भी बहुत अच्छी थी, पहले वाली भी बहुत अच्छे थे। वो तो बहुत सुपर डुपर हिट है। लेकिन ये है कि ये भी आपको उससे 20 मिलेगी, 19 नहीं होगी। ये थर्ड है ना? नहीं, सेकंड है। सेकंड। और इसमें जबरदस्त लोग इसमें भी हैं, मोमिन सर हैं, अनुपम सर हैं, रणवीर जी हैं, रणवीर शोरी, और रवि किशन जी भी हैं। तो अरे बाप रे बाप, इन सब के बीच में वही सबसे कमजोर हूँ। लेकिन मैंने भी नहीं, मतलब उनके अनुभव के आगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मज़ा आया। अभी एक स्केड्यूल बचा है, मोस्ट प्रोबेबली अगस्त तक में रिलीज हो जाएगी। दानिश, इरफान सर के जाने के बाद एक बहुत बड़ा वैक्यूम आया है पूरे फिल्म इंडस्ट्री में। तो अब लोग आपको उनसे कंपेयर करके कह रहे हैं कि अब शायद वो वैक्यूम भरने का टाइम आ गया है। आप कहाँ पाते हैं? देखिए, आप मेरी दोस्त हैं इसलिए ऐसा सोचती हैं, मैं तो बिल्कुल। बहुत और भी लोग ऐसा कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्योंकि एनएसडी से वो भी थे, एनएसडी से आप भी है, एक्टिंग में वो भी माहिर थे, आप भी माहिर हैं। तो क्या आपको लगता है कि आप वो गैप फिल कर पाएंगे? कोई किसी का गैप नहीं फिल कर पाता है, लेकिन हाँ, एक ये चीज़ है कि आप एक नई दुनिया बना सकते हैं किसी तरीके की। पर ये कहना कि इतने बड़े कलाकार का कोई रिप्लेसमेंट मुझे देखने लगी, ये उनकी मोहब्बत है लोगों की, कि वो मुझे इस तरह से देख रहे हैं कि हो सकता है दानिश जो है वहाँ तक जाए। प्लीज आप जाइए, क्योंकि उनको बड़ा मिस करते हैं हम लोग ऑन स्क्रीन। भाई, आपके चाहने मेरे चाहने से नहीं होता है ये तो जब हाँ कुदरत चाहे और हमारे डायरेक्टर्स चाहे, हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स चाहे, तब वो होगा। लेकिन हाँ, ख्वाहिश तो मेरी भी है कि मैं अच्छे काम करूं, बड़े काम करूं और इंटरेस्टिंग काम करूं। कुछ बातें भी हो रही हैं, कुछ अभी शूट भी शुरू हो चुका, अब देखते हैं क्या होता है। दानिश, एक सवाल मैं आपसे कई दिन से पूछना चाह रही थी कि हक में आप यामी गौतम के साथ नजर आए हैं और उनके हस्बैंड आदित्य धर के साथ आपने धुरंधर की है। तो जब आप हक शूट कर रहे थे तो क्या यामी को ये पता था कि आप उनके हस्बैंड के साथ काम कर चुके हैं या कर रहे हैं? हक में हुआ ये कि मैं धुरंधर शूट कर चुका था तब तक। अच्छा। एक स्केच उसका हो गया था थाईलैंड में। फिर जब ये हक की शूटिंग हो रही थी, लखनऊ में हो रही थी, मेरा कैरेक्टर तो आपने देखा ही, उसमें कितना जालिम किस्म का इंसान है, जो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन फिल्म बहुत कमाल की है वो। हाँ, और एक्टिंग भी अच्छी है। अरे भाई, मैं तो फैन हो गया यामी जी का।
एनीवे तो चूंकि मेरी उनसे ऐसा रिलेशनशिप था नहीं फिल्म में, तो मैं ज़्यादा उनसे इंटरेक्ट भी नहीं करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था एक डिस्टेंस ही रहा जाए। क्योंकि आप बातचीत कर लेते हैं तो आपकी आंखों में कहीं ना कहीं वो आने की एक गुंजाइश हो जाती है। मेरा प्रोसेस है, मैंने नहीं उनसे दूर, डिस्टेंस ही था। 4-5 दिन शूटिंग के हो गए। एक दिन वो मैं सेट पे ही थे, मास्टर शॉट जब हो गया, मैं बाहर खड़ा था सड़क के बाहर, वो अंदर अपने घर में कुत्तों के साथ उनके बच्चे खेल रहे हैं वाला सीन है। मैं बाहर ही खड़ा था। थोड़ी देर में आवाज़ आई, डायरेक्टर बुला रहे हैं आपको। तो मैंने, क्या हो गया यार, क्या गड़बड़ हो गई, कौन सा इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हैं? मैं अंदर गया, हमने हाँ सर बताइए। क्या नहीं सर मैं नहीं, यामी जी आपसे मिलना चाह रही थी। मैंने कहा यार मैंने कुछ ज़्यादा ऊंची आवाज़ में डांट दिया क्या कि मतलब मैं गया तो कहले हाय मैं यामी। मैंने कहा अरे मैम आपसे मेरी बात ही नहीं हो पा रही। शी इज सो वार्म एकदम। हाँ इतनी प्यारी महिला है, इतनी प्यारी एक्टर हैं कि आप क्या ही बताऊं मैं। मतलब यामी जी और आदित्य सर जो हैं वो इतना बेहतरीन जोड़ा मैंने। हाँ बहुत ही प्यारा, मुझे बहुत प्यार है दोनों से ही। तो आप मिले नहीं, आप मिलते नहीं हैं, आप दूर रहते हैं। मैंने देखा आपको, मैंने कहा चलो मैं आपसे मिलूं। तो मैंने कहा मैम एक्चुअली कैरेक्टर ही ऐसा है कि मैं दूरी रहूं तो अच्छा है। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा इनको एक सरप्राइज दिया जाए। तो कहने लगा मैम मैं धुरंधर कर रहा हूँ। उनके कान में बोला मैंने, कहले अरे आप धुरंधर कर रहे हैं? मैंने कहा जी। तो उतने में कहले मैं तब से सोच रही थी कि आप जैसा एक्टर धुरंधर में होना चाहिए। लेकिन अब उसकी शूटिंग इतनी खत्म हो गई, पता नहीं मैं बात करती उनसे और लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा सब कुछ हो गया है उसमें। मैंने कहा नहीं मैं हूँ। कहले हाँ मैं बहुत खुश हूँ, सबको बताने लगी मालूम ये धुरंधर में जैसे नहीं हस्बैंड के लिए प्राउड फील करती है भाई। इतना प्यार से उन्होंने बोला। फिर उसके हमने कहा चलो इनको और ज़रा कुछ बताया जाए। फिर उनका क्या कर रहे हैं आप उसमें? फिर मैं और करीब गया, मैंने कहा मैं दाऊद इब्राहिम कर रहा हूँ, बोलिएगा नहीं किसी को। नहीं अरे वाह सीक्रेट कैरेक्टर है, इतना ज़्यादा रिवील नहीं कर रहा है। एनीवे तो बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और उनका पूरा परिवार बहुत अच्छा है। अच्छा। ओजस और उनके भाई और सब लोग जो टीम में काम करते हैं ना, इतना एक पूरा फैमिली की तरह सब, बहुत वार्म लोग हैं सब, बहुत अच्छे लोग हैं। तो मूवी देखने के बाद उन्होंने कॉल किया या आप मिले उनसे? नहीं हम लोग थे ना उस दिन। अच्छा। उनके साथ वहाँ पे पार्टी में तो हम लोग मिले, लेकिन हम सभी अलग रूप में थे। हाँ। उसमें कहाँ दाढ़ी वाड़ी और दवाई अलग, तो बड़ा अच्छा लगा। आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं, कोई औपचारिक रूप से आपसे अच्छे से मिल रहा है या सच में अच्छे से मिल रहा है, पता तो चल ही जाता है। तो वो एक प्यार है उनके अंदर। विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे ही आप अच्छे काम करते रहिए और हमारे पॉडकास्ट में आके बताते रहिए कि आगे क्या क्या आने वाला है। और बड़े साहब के जलवे तो आपने बिखेर दिए हैं, इसी तरह से आप खूब इंटरव्यू दीजिए और खूब अच्छे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे आपके पास आके बात करने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगा। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि बड़े साहब की मुलाकात ये आपको कैसी लगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए आरजे नीति को। नमस्कार।